ठीक है, तो अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मेरा ख्याल है कि आवाज़ सबको आ रही होगी। अच्छा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की पहचान मैंने आपको बताई थी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस तरीके के हो सकते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऐसे इंटीग्रल होते हैं कि जिनमें या तो इंटीग्रल की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, या फिर इंटीग्रल की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू सम कांस्टेंट ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, या फिर इंटीग्रल की लिमिट किसी कांस्टेंट टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाते हैं। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की एक टाइप है। इसके अलावा दूसरी टाइप इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ये होती है, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो क्वेश्चन पूछ लें, या फिर अपने माइक को म्यूट कर लें। और दूसरी जो है वो ये होता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल इस तरह से हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हो 0 से 2 dx ओवर x माइनस 1, तो dx ओवर x माइनस 1 ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल है। या फिर इस तरह से इंटीग्रल हो, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम -1 टू +1 dx अपॉन x। अब ये जो इंटीग्रल है -1 टू +1 dx अपॉन x, ये एक इम्प्रॉपर जो है वो इंटीग्रल है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि -1 से +1 के दरमियान एक ज़ीरो आ रहा है, और उस ज़ीरो आने की वजह से, क्योंकि ज़ीरो पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है फंक्शन की, तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। इस वजह से ये जो इंटीग्रल है ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो ये सारे टाइप के इस तरह से इंटीग्रल्स हैं, इनको हम देखेंगे किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले यही वाला चले इंटीग्रल या पहले इन्फिनिटी वाले देख लेते हैं कि किस तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद ये वाला जो इंटीग्रल होगा इसको जो है वो हम देखेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि एक इंटीग्रल देखते हैं कि इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल जो है वो इसको ले लेते हैं, कोई कोई क्वेश्चन जो है वो बुक से ही ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1/x² dx, और हम इसकी लिमिट यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि लिमिट फ्रॉम 0 टू, या 0 के बजाय हम इसकी लिमिट 1 से इन्फिनिटी ले लेते हैं, क्योंकि 0 पे फिर ये डिफाइन नहीं होगा डबल। तो अभी मैं इन्फिनिटी वाला जो है वो प्रॉब्लम कराना चाह रहा हूँ। तो ये एक पहली एग्जांपल है कि जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 0 से, सॉरी 1 से इन्फिनिटी 1/x², क्योंकि हमारे पास लिमिट जो है वो फाइनाइट नंबर नहीं है, इन्फिनिटी है। तो ऐसी सूरत में ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार ये होता है कि यहाँ पर हम एक फाइनाइट नंबर जो है वो लिख देते हैं, यानी कि हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1/x² dx is equal to limit t approaches to plus infinity integral limit from 1 to t 1/x² dx। अब ये यहाँ पर एक फाइनाइट नंबर t आ गया, लेकिन t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो जिस तरीके से आप लिमिट सॉल्व करते थे, बाद में ये उस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। और अब आपके पास ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि आप एक नॉर्मल जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको सॉल्व करते हैं।
तो अब इसके बाद आप ये करेंगे कि आपने इसकी ये लिमिट इसी तरह से लिखी, लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और इंटीग्रल 1 टू t x टू द पावर -2 dx, और ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, लिमिट फ्रॉम 1 टू t। तो इस तरह से ये आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी -1/x, लिमिट फ्रॉम 1 टू t। अब लिमिट ये जो इंटीग्रल की लिमिट है ये अप्लाई करें तो लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा अपर लिमिट तो -1/t माइनस माइनस प्लस 1/1। अब यहाँ पर t अप्लाई करेंगे लिमिट, तो जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/इन्फिनिटी, यानी कि जब ये डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये आपको फ्रैक्शन 0 देगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा 0 प्लस 1। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है एरिया 1 आ गया। तो ग्राफिकली अगर देखें, यानी कि एरिया जो x की लिमिट है वो 1 से इन्फिनिटी है। ग्राफिकली अगर आप देखें तो आपको पता है कि 1/x² का कर्व किस तरीके से होता है, और ये असल में क्या है कि x इज इक्वल टू 0 यानी सॉरी y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस इसके ऊपर टेंजेंट होती है, यानी टेंजेंट टू इन्फिनिटी, यानी कि एसिम्प्टोट होती है ये। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर आप इसे स्केच करते हैं तो ये इस तरह से बनता है, ये इस तरह से आता है, और ये इससे टच नहीं होगा, ये इसी तरह से इसके साथ चलेगा। ये इक्वेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू, या y इक्वल्स लिख देता हूँ मैं, y इक्वल्स 1/x² की। आपको एरिया चाहिए 1 से, ये 1 आ गया, 1 से इन्फिनिटी, यानी कि आपको ये सारा एरिया चाहिए होगा। तो देखिए, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये क्लोज हो रही है ज़ीरो के, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये ज़ीरो के क्लोज होती जाएगी। तो इस वजह से ये एरिया जो है ये फाइनाइट एरिया मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये आपने एरिया निकाल लिया, यहाँ पे ये भी वैल्यू 1 होगी। तो ये इस तरह से आपके पास जो है ये पहला जो क्वेश्चन था इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, इसका हमारे पास रिजल्ट आया। लेकिन अगर हम इसमें कोई फाइनाइट वैल्यू लेते तो फाइनाइट वैल्यू की फिर ज़ाहिर है कि जो है वो कुछ और एरिया हमारे पास आता। अब इसके बाद और दूसरे क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, जिसमें क्या कहते हैं उसे, दोनों तरह से लिमिट जो है वो दी हुई हो, तो फिर हम क्या करेंगे, या एक तरफ से लिमिट दी हुई हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो अगर आप एक और देखें कि ये अगर हमारे पास इंटीग्रल है, इंटीग्रल dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये आपको पता है इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है, ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये जो है एक वन ए तो यहाँ पर 1 है, हमने इससे पहले जो है इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इसका इंटीग्रल के इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। ये पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा ये x 1/a होता है या नहीं होता, ये कोई कंफर्म करेगा। बहरहाल यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं यस सर, पड़ेगा। होता है। अच्छा, यहाँ वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये 1 जो है वो, क्योंकि ए 1 है तो 1 से डिवाइड करने से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर हम इसका एरिया जो है वो निकालना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिमिट दे दी है -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास जो है वो लिमिट आ गई। अब इस तरह के जो आपके पास
क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हम ये करते हैं कि जब दोनों तरफ जो है वो इन्फिनिटी हो तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने ये जो लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स है, इसको हम दो पार्ट्स में इस तरह से लिख देते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx प्लस इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो जाहिर है कि यहाँ हमने एरिया कंप्यूट करना है, तो एक मतलब एरिया जीरो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, फिर दूसरा 0 से प्लस इन्फिनिटी तक हम इसको कंप्यूट करेंगे। अब दोनों पार्ट्स के जो इंटीग्रल्स हैं वो आप कंप्यूट कर सकते हैं, और प्रोसीजर वही होगा जो हमने इससे पहले जो है वो यूज़ किया है। यानी कि अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो ये हमने जो है तो इसको हम उसी तरह से करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम t टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, अब ये एक बिल्कुल जो है वो जैसे कि इससे पहले हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं उसी तरह का एक क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें जो है वो किस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x लिमिट फ्रॉम t टू 0। तो अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट t है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t लिख दिया। tan इनवर्स t लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, जब आपके पास ये आ गया कि ये tan इनवर्स जो है वो t है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0, ये माइक अपने म्यूट कर लीजिए, मैं म्यूट कर देता हूँ, चलें ठीक है। तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स 0 0, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t। तो ये आपके पास tan इनवर्स t हो गया। अब लिमिट यहाँ पर हो जाएगी क्या कहते हैं उसे, t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t, तो जब आप इसकी वैल्यूज को जो है वो इन्फिनिटी जो है वो करेंगे, तो ऐसी सूरत में tan इनवर्स इन्फिनिटी आपके पास जो है वो जो वैल्यू आएगी वो -π/, क्या कहते हैं उसे, 2 आएगी। तो ये वैल्यू -π/2 होती है, तो -π/2। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, माइनस इन्फिनिटी 10 की वैल्यू -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी होती है, और
जो है वो प्लस पाई बाई टू पे प्लस इन्फिनिटी होती है, ठीक, जो एंगल्स हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाई टू। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स है। तो इसको आप लिखेंगे लिमिट। अब टी की जगह कुछ और हम लिख लेते हैं। टी हमने अगर ऊपर लिख लिया है, इसके लिए m लिख लेते हैं। m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू m वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें इसे तो ये हो जाएगा लिमिट m अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू m। लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो लिमिट m अप्रोचेस टू ज़ीरो, इंटीग्रल की लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो x की जगह m रखेंगे तो टेन इनवर्स m माइनस टेन इनवर्स ज़ीरो। तो टेन इनवर्स ज़ीरो तो ज़ीरो होता है और टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो पाई बाई टू होता है। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास पाई बाई टू आ जाएगी। तो ये जो आपके पास इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल जो है इसको देखें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा इन दोनों इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का सम होगा। तो हमने ये सम अब निकाल लिया। मैं ऐसा करता हूँ ऊपर ही लिख देता हूँ और यहाँ पर एक है पाई बाई टू, दूसरा भी पाई बाई टू है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया पाई। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया, ठीक। अगर ये जो रैशनल फंक्शन है, इस रैशनल फंक्शन का कर्व आप स्केच करते हैं तो इसका कर्व इस तरह से होता है। दोनों तरफ एरिया जो पाई बाई टू आ रहा है वो इस तरह से है कि अगर आप इसे स्केच कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये आपने कर्व स्केचिंग पहले पढ़ी हुई है। y इक्वल्स वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर। इसका जो स्केच होगा वो इस तरह से होगा कि ये दोनों एक्स एक्सिस इसके ऊपर एसिम्प्टोट होते हैं। मेरा ख्याल है कि कर्व स्केचिंग मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग पहले जो है वो पिछले सेमेस्टर में इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। एसिम्प्टोट लेने के लिए जो है वो आपका क्या प्रोसीजर होता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालते हैं। जब कर्व स्केच कर रहे होते हैं रैशनल फंक्शंस का तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स निकालते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। बहुत सारे जो है वो काम इस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास जो है एरिया होगा और ऑल्दो की लिमिट जो है वो इनफाइनाइट्स लिमिट्स हैं दोनों तरफ, लेकिन क्योंकि एक्स एक्सिस ही इसके ऊपर एसिम्प्टोट है तो इस वजह से जो है वो आपके पास ये एरिया जो है ये फाइनाइट आ रहा है। पाई बाई टू इसमें राइट हैंड साइड पे एरिया होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी पाई बाई टू। तो टोटल एरिया ये आपके पास पाई आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये एरिया भी जो है वो आ गया। अब इसके बाद देखें कि इसमें जो है वो एक और जो एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपको बता रहा था और जो कि हमने ये लिमिट्स वाली पढ़ी थी, लेकिन अगर इस वाले को देखें कि ये जो हमारा केस है कि इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम, चलें ज़ीरो टू वन कर लें या माइनस वन से प्लस वन कर लें, वन अपॉन एक्स डी एक्स कर लें। तो अगर हम इसको स्केच करें y इज इक्वल टू वन ओवर एक्स को, तो क्योंकि हमारे पास माइनस वन से प्लस वन ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये क्यों इम्प्रॉपर इंटीग्रल है? इसमें लिमिट तो इन्फिनिटी नहीं है। अभी जो ऊपर दोनों इंटीग्रल्स हमने पढ़े थे उनमें लिमिट इन्फिनिटी होती थी, तो वो तो बड़ी आसानी से नज़र आ जाते हैं हमें कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं क्योंकि उनमें लिमिट इन्फिनिटी वाली नज़र आ रही होती है। लेकिन कुछ इंटीग्रल्स आपको ऐसे नज़र आएंगे जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होंगे लेकिन उनमें लिमिट्स फाइनाइट ही होंगी। अब इसमें कैसे पता चल रहा है? उसकी वजह यह है कि ये जो आपके पास इंटीग्रल की जो इंटरवल है माइनस वन से प्लस वन, इस इंटरवल में ये माइनस वन से प्लस वन का इंटरवल है। इस इंटरवल में ज़ीरो एक ऐसा आ रहा है जो कि इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है। आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स, अगर ये जो फंक्शन है
इस फंक्शन को अगर आप स्केच करते हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। और ये किस तरीके से होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है वो एसिम्पटोट्स होते हैं। तो ये ये इस तरह से, ठीक है। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सॉरी ये अच्छा ये अब इसमें हम ये करेंगे कि इसको अगर देखें, अगर हम ये -1 से कह रहे हैं तो -1 ये वैल्यू है और सर प्लस जी सर ये ग्राफ आपने y इज इक्वल्स टू 1/x का बनाया ना जी जी सॉरी ये नीचे होगा। सर? तो हाँ अगर हाँ ये नीचे, सही जी आपने कहा, ये नीचे होगा, मैंने गलती से लिख दिया ऊपर, ये नीचे होता है। 1 मिनट इसे मैं रेस करूँ। ये होता है पोर्शन। ये -1 है। ये -1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया जो है वो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें इसका एरिया जो है ये फाइनाइट नहीं होता, यानी कि ये इंटीग्रल जो है वो हमारे पास आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस ठीक है, तो ये जो है इसको अगर हम इसको देखें तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस इंटीग्रल को -1 से +1 1/x या dx/x जो लिखा हुआ है, तो ये हो जाता है लिमिट फ्रॉम -1 to 0 1/x dx और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 1/x dx। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स आ जाते हैं। एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल यहाँ पर है और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो यहाँ पर है। तो ये दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं। इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को हम अलग-अलग सॉल्व करके इसकी वैल्यू जो है वो निकालते हैं। अब हमें जो है अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो देखें हम किसी एक को जैसे कंसीडर करते हैं, तो अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 to 1 1/x dx, इसको हम ले रहे हैं लिमिट, क्योंकि 1 पे हम लिख नहीं सकते तो लिमिट यहाँ पे t अप्रोचेस टू 1 कर देते हैं और ये लिमिट फ्रॉम 0 टू नहीं 1 पे तो कोई मसला नहीं, मसला जो है किस पे, 0 पे, तो t अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं t टू 1/x dx। अब ये बात हमें पता है कि ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0
और इसका इंटीग्रल log x integral limit from t to 1. This will be limit t approaches to 0. इंटीग्रल के लिमिट से अप्लाई करेंगे तो log 1 माइनस log t। तो अब ये हो जाएगा log 1 होता है 0, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और नेगेटिव log t। अब आपको पता है कि log 0 जो होता है वो इन्फिनिटी, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, और माइनस इन्फिनिटी तो ये आपके पास एक इन्फिनिटी रिज़ल्ट आ जाएगा। और अगर ये इन्फिनिटी रिज़ल्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी आपको पता है कि log जो है वो किसी नेगेटिव नंबर का या log जो है वो 0 का हम नहीं निकालते हैं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जैसे नेगेटिव नंबर हो तो उसका log एग्ज़िस्ट नहीं करता। आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो जिसमें log -1 भी जो है वो निकाला गया है, तो log नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो एग्ज़िस्ट करती हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर अभी वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो बहरहाल log 0 जो है वो हम यहाँ पे कहते हैं कि नेगेटिव, यानी कि log x का अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो log x का ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनता है, अगर आप इसको देखें, इसको ग्राफिकली log x का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? तो log x का ग्राफ होता है y इज इक्वल टू log x। आपको पता है 1 पे ये 0 होता है, 1 पे ये 0 होता है और इस तरह से बढ़ता रहता है और इस तरह से ये नीचे आता रहता है। वाई एक्सिस जो है वो इसकी वर्टिकल एसिम्टोट होती है, ठीक है? वाई एक्सिस इसकी वर्टिकल एसिम्टोट है, तो ये इस वजह से जब हम ये कहते हैं कि 0 होगा तो ये नीचे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच, यानी कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 तो log 0 अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस पहले से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी आ गया, तो इस वजह से ये फाइनाइट एरिया नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में हम ये कहते हैं कि ये पोर्शन इंटीग्रल का डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी आने की वजह से। और अगर ये पोर्शन डाइवर्ज कर रहा है, कोई एक पोर्शन भी, दोनों सम्स हो और कोई एक भी डाइवर्ज कर रहा है, वैसे दूसरा भी आपको पता चलेगा कि डाइवर्ज कर रहा है अगर इसी तरह से सॉल्व किया जाए, क्योंकि उसमें भी 0 मौजूद है। तो दोनों एक्चुअली डाइवर्ज करेंगे। अगर ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि अगर किसी इंटीग्रल की फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहेंगे कि इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 से लेके +1 1/x इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी और ये जो है डाइवर्ज करेगा। तो हम लिखेंगे कि इंटीग्रल डाइवर्जेस। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? मेरी आवाज़ सबको आ रही है मेरा ख्याल है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें आगे जो है वो इसको देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस मज़ीद देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है मैं करना चाह रहा हूँ, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -1 e टू द पावर
e to the power minus 2t dt। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आप फेमिलियर हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो हम इसे लिखेंगे कि लिमिट t approaches to minus infinity, integral limit from t to minus 1 e to the power minus 2t dt। अब इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट t approaches to minus infinity, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे e to the power minus 2t divided by minus 2, लिमिट फ्रॉम t to minus 1। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट t approaches to minus infinity, minus 2 can be written outside, e to the power minus 1, so that becomes e to the e square minus e to the power, अच्छा ये dt था, ये t के साथ हो गया, ऐसा करते हैं कुछ और वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो जाए। मैं ऐसा करता हूँ कि इसे x कर देता हूँ, इसे भी x कर देता हूँ, यहाँ भी x कर देता हूँ, ये लिमिट जो है वो x हो जाएगी, फिर ये भी x हो जाएगा, और फिर e टू द पावर minus 2x। इसके बाद अब लिमिट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये जो है आपके पास आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे जब माइनस इन्फिनिटी आएगा तो e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी जो है ये प्लस इन्फिनिटी देगा, तो ये प्लस इन्फिनिटी, माइनस साइन जो है वो बाहर है, तो फिर इसके बाद क्योंकि ये माइनस है तो ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेस, तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है, यानी कि कन्वर्ज जो है ये इंटीग्रल नहीं हो रहा। यानी ज़रूरी नहीं कि सारे इंटीग्रल जो है वो आप उसकी वैल्यू मालूम कर सकें, इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज भी हो सकते हैं और इंटीग्रल डाइवर्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि ये वाला इंटीग्रल था, ये इंटीग्रल जो है वो डाइवर्ज क्या हुआ है। इसी तरह से एक और जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटीग्रल है लिमिट फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, अच्छा अब एक्स स्क्वेयर नहीं लेते हम, ये प्रॉब्लम जो है वो इससे पहले, बल्कि इस वाले प्रॉब्लम से पहले कुछ और चीज़ें जो है, यानी कुछ टेस्ट्स हैं, वो टेस्ट मैं आपको करा देता हूँ, फिर उसके बाद इस तरह के प्रॉब्लम्स पे जो है वो आएंगे। तो पहले ये टेस्ट देख लीजिए, इस टेस्ट को, यानी कि इससे पहले आपको इसे एक टेस्ट है जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन टेस्ट। ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये हमारे काम आएगा इन्फिनिट सीरीज जब हम पढ़ रहे होंगे, तो उस वक्त भी जो है वो हमारे काम आएगा, तो इस वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो इंटीग्रल्स होते हैं अगर आपको कहीं पे एप्लीकेशंस मिले तो वो जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की सूरत में ही आपको मिल रहे होते हैं। कंपैरिजन टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का क्या है, हम सपोज करते हैं कि सपोज दैट f and g are continuous function,
जब हम कंटिन्यूस कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे होते हैं कि फंक्शन की हर पॉइंट पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वही फंक्शनल वैल्यू होगी। दोनों लिमिटिंग वैल्यूज़ और फंक्शनल वैल्यूज़ दोनों सेम होगी। तो इस वजह से जो है मतलब ये एफ और जी जो है वो इस तरह से, यानी कि किसी भी किस्म का कोई ब्रेक नहीं आ रहा हो, कोई जंप नहीं आ रहा हो, कोई होल नहीं आ रहा हो। ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। यानी कि x की किसी वैल्यू a से बड़े के लिए जो है वो हमेशा f फंक्शन जो होगा वो बड़ा होगा, यानी कि और g फंक्शन जो है वो उससे छोटा होगा। ठीक है। यानी कि a कोई भी वैल्यू है तो f ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ a, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अब a क्या कहता है, यानी कि a ये कह रहा है कि इफ इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी f of x dx is convergent, then integral a to plus infinity g of x dx is convergent। यानी कि जो बड़ा फंक्शन है वो अगर कन्वर्जेंट है तो फिर उससे छोटा वाला जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। और b इसका ये है कि इफ इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी g ऑफ x, जो छोटा वाला फंक्शन है वो डाइवर्जेंट हो, g of x dx is divergent, then integral limit from 0 to infinity f of x dx is divergent। यानी कि ये दो फंक्शंस हैं। अब ये जहन में रहे कि ये जो दो फंक्शंस हैं ये बिगर फंक्शन है, यानी कि हर जी जी कोई कुछ पूछना चाह रहा है, अगर उसका माइक सही काम नहीं कर रहा तो वो स्टूडेंट जो है वो लिख के भी जो है वो पूछ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, ये f जो है यहाँ पे बिगर फंक्शन है और ये g जो है ये स्मॉलर फंक्शन है। तो देखिए इसमें जो है वो स्टूडेंट बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से इसको जो है वो सही तरीके से इसको समझना चाहिए और इसकी अपनी कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। इफ़ बिगर फंक्शन इज कन्वर्जेंट फॉर, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, देन स्मॉलर फंक्शन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है ना, यानी इंटीग्रल ऑफ स्मॉलर फंक्शन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर बिगर फंक्शन का इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो स्मॉलर फंक्शन का जो है ये भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। और अगर स्मॉलर फंक्शन का इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो जो बिगर फंक्शन है उसका भी जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। अब ये बात जहन में रखिएगा कि अगर बिगर फंक्शन की जो डाइवर्जेंस है वो स्मॉलर फंक्शन की डाइवर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कहती। यानी अगर हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स अगर डाइवर्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं लिया जाएगा कि जी भी डाइवर्ज कर रहा होगा। इसी तरह से स्मॉलर फंक्शन की जो कन्वर्जेंस है वो ग्रेटर फंक्शन की, बिगर फंक्शन की या ग्रेटर फंक्शन की कन्वर्जेंस को इम्प्लाई नहीं करेगी।
यानी कि अगर हम ये कहेंगे कि जी ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रल के कन्वर्ज करने से जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। और डाइवर्जेंट में ये होगा कि अगर जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स का डाइवर्ज करेगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स के डाइवर्ज करने से जी ऑफ एक्स के डाइवर्ज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये समझ लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट ए और बी है, ए का जो कन्वर्स होना चाहिए इसका उल्टा, वो ट्रू नहीं है। इसी तरह से जो बी है, इसका जो कन्वर्स है उल्टा जो है वो ट्रू नहीं होगा। ये जो हमने स्टेटमेंट किया है, इस स्टेटमेंट को करने के बाद अब हम जो है वो ये बता सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल्स हैं इस तरह से ये कन्वर्ज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यानी कि इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं, यानी कंपैरिजन टेस्ट है, इस कंपैरिजन टेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाती हैं। और मतलब ये पता चल जाता है कि कन्वर्ज हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। अगर इंटीग्रल नहीं भी पता हो, यानी कि इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं भी हो, तो भी हम ये बता सकते हैं। तो अब उसी एग्जाम्पल को या प्रॉब्लम को देखते हैं जो हमने इससे पहले जो है वो देखी थी एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है और इसमें ये है कि इंटीग्रल, आपको पता है कि अगर ये आपके पास जो फंक्शन है ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये जो फंक्शन है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आसान तरीके से, जैसे कि हम एनालिटिकली जो है वो इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, तो इस तरह से इंटीग्रेट नहीं होता। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से भी नहीं हो सकता। अगर आप जो है वो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट एक्स होता, तो फिर हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे। ठीक है, तो डायरेक्टली जो है इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो नहीं लिया जा सकता। बहरहाल अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हमने ये किया कि हमने कहा कि ये इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? मेरे ख्याल से लिखा है उन्होंने चैट में। जी, क्वेश्चन ये है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट फंक्शंस। अच्छा, ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट फंक्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इन इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर किसी इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का एरिया फाइनाइट एरिया आता है, तो इसका मतलब है कि वो इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है, यानी कन्वर्जेंट है। ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा इससे पहले जो एग्जांपल्स थी, उन एग्जांपल्स में ये वाला एरिया, ये हमारे पास इंटीग्रल था, ये वाला इंटीग्रल। इस इंटीग्रल का एरिया एक फाइनाइट इंटीग्रल आ रहा था, डिस्पाइट के उसकी लिमिट्स जो है वो इन्फिनिटी थी, यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, लेकिन उसका फाइनाइट एरिया आ रहा था। तो फाइनाइट जब एरिया आएगा तो इसका मतलब है कि वो इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अभी हम जो है वो फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, बल्कि इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या कन्वर्ज कर रहा है। अब इसके बाद एक और हमने देखा कि ये वाला -1 से +1 1/x dx, ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और ये जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसकी लिमिट हमने देखी थी कि इन्फिनिट लिमिट आ रही थी। तो ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल का एरिया फाइनाइट नहीं है। तो जब ये एरिया फाइनाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये डाइवर्ज कर रहा है इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये इनके क्वेश्चन का आंसर था जिसने पूछा था। मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है तो फिर मुझे बता दें, मैं फर्दर जो है वो इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, मेरे ख्याल से ये किंजा फातिमा ने क्वेश्चन पूछा था। मेरे ख्याल से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मैं समझूं कि या तो कनेक्शन ड्रॉप हो गया होगा उनका,
या फिर जो है वो समझ में आ गया होगा? सर उनका कनेक्शन ड्रॉप हो गया। कनेक्शन ड्रॉप हो गया, अच्छा चलें ठीक है, फिर बहरहाल सर रिकॉर्डिंग को जी जी सर आपने जो ये जो ऊपर दो कंडीशंस लिखी हुई हैं उसमें जितने जो 4 इंटीग्रल्स आपने लिखे हुए हैं उन सब की लोअर लिमिट 0 है। लोअर लिमिट जो है वो सबकी 0 है। 0 नहीं, ए है, सॉरी, ओके ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो 0 नहीं हो जरूरी नहीं, वरना 0 पे तो हम फिर स्पेसिफिक हो जाएंगे। इसको मैं सबको ए कर देता हूँ। जी। ये अब ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो बेहतर ये है कि हम कोई भी कांस्टेंट जो है वो ए ले लें तो बेहतर है। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद देखिए कि ये आपके पास है फंक्शन। इसको हम ऐसा करते हैं कि 0 पे जो है वो e की पावर 0 जो है वो आपको पता है कि 1 होती है, ठीक है ना। e की पावर 0 जो है वो किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 होती है। अब हम अगर इसको कंपैरिजन से करना चाह रहे हैं तो f ऑफ x अगर हम ये कहते हैं कि f ऑफ x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर है, यानी कि ये वाला फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक और फंक्शन चाहिए होगा। ठीक है, अब हमें जो है वो एक और फंक्शन चाहिए और जिसमें ये रिलेशन भी आ जाए कि एक फंक्शन बड़ा हो और दूसरा फंक्शन छोटा हो। ठीक है, हम इसे इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते एनालिटिकली, यानी एंटी डेरिवेटिव मेथड से इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से अब हम एक और फंक्शन निकालेंगे। अब अगर हम दूसरा फंक्शन लेते हैं g ऑफ x और वो फंक्शन हम लेते हैं e टू द पावर माइनस एक्स, तो मसला ये, वैसे क्योंकि पावर अगर ज़्यादा होती जाएगी तो फिर ये कंपैरिजन जो है वो हमें जो है वो मिल जाएगा, लेकिन मसला ये है ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पे तो दोनों वैल्यूज़ जो है वो बराबर हो जाती हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये इसको इस तरह से ले लें, 0 to 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर dx प्लस इंटीग्रल 1 to प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर dx, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक हमने जो है इस तरह से लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर इस इंटरवल को कंसीडर करें तो फॉर हम ये इंटरवल लेंगे 1 to प्लस इन्फिनिटी, ये वाला जो है क्लोज्ड ओपन इंटरवल होगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये दो जो है वो फंक्शंस हैं। ठीक है, तो फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, e टू द पावर यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब ये क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर इज या एक माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है कि पार्ट छोटा वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव साइन है। समझ में आ रही है बात? माइनस एक्स जो है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, और जाहिर है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यही वाली कंडीशन हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये वाली कंडीशन। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो हमने यहाँ जी ऑफ एक्स लिख दिया, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अगर ये कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसे चेंज कर लीजिए वापस, कि कहीं जो है वो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। तो वही, अगर वो जो थ्योरम है उसी की तरह इसको बना रहे हैं
तो इसको g ऑफ x कह दीजिए और इसको f ऑफ x कह दीजिए। तो ये f ऑफ x हो गया। तो वही कंडीशन आ गई। अगर आप उस कंडीशन को देखें तो उस कंडीशन के मुताबिक ये f ऑफ x है। f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ए जो है वो 1 हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरा ख्याल है। एक क्वेश्चन ये है, अच्छा एक ने कहा है कि सर कैन यू रिपीट, ये किंजा फातिमा है, और एक है अहमद खान, ये कह रहे हैं कि सर हाउ डिड यू ब्रेक द फंक्शन इन एफ एक्स एंड जी एक्स। और फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है। चलें, एक ने तो कहा है कि इसको रिपीट कर दें, तो अब मैं रिपीट चलें मैं कर देता हूँ, लेकिन अब ये मैं एक चीज़ करा रहा हूँ तो फिर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसकी उसकी आप रिपीटेशन चाह रही हैं। अगर आप जो है वो मिस कर दिया था तो वो आप देख लीजिएगा। बस अभी फ़िलहाल ये हम बता देते हैं कि कन्वर्जेंस हम फंक्शन की नहीं देख रहे बल्कि इंटीग्रल की कन्वर्जेंस देख रहे हैं। इंटीग्रल का एरिया अगर फाइनाइट आता है तो हम ये कहते हैं कि अच्छा ये कह रहे हैं कि ये वाली चीज़, अच्छा चलें ठीक है। और फिर दूसरे ने कहा कि एफ एक्स और जी एक्स में ब्रेक किस तरीके से। देखिए हमने किसी फंक्शन को ब्रेक नहीं किया है, बल्कि हमने क्या किया है कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, इस वाले फंक्शन को, इसको हमने जी ऑफ एक्स कह दिया और एक नया फंक्शन हम खुद लेके आए हैं ई की पावर माइनस एक्स। एक नया फंक्शन हम लेके आए खुद से। अब ये सवाल पैदा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो इसमें जो है वो कंफ्यूज बाज़ हो जाते हैं कि नया फंक्शन ये आपने यही क्यों लेके आए। तो देखिए इसके लिए रूल्स हैं, वो हमें रूल्स ये फॉलो करने पड़ेंगे कि जो कंडीशन है, तो ऐसा फंक्शन लेके कोई भी आ जाइए जो कंडीशन जो आपके पास है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। कोई भी फंक्शन ले आइए। और दूसरी चीज़ कि वो जो फंक्शन लेके आ रहे हैं वो इस वजह से लेके आ रहे हैं क्योंकि इसका इंटीग्रल नहीं मिलता। उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट हो या इन्फिनिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिससे डाइवर्जेंस या उसकी कन्वर्जेंस का पता चल जाए। ठीक है। अब एक और स्टूडेंट ने ये सवाल किया था कि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक कैसे किया। हमने दरअसल ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रेक नहीं किया, हमने सिर्फ ये इंटीग्रल ब्रेक किया है। 0 से इन्फिनिटी था तो इसको 0 से 1 एक को कर दिया, 1 से इन्फिनिटी। अब ए की वैल्यू जो है वो बस 1 हो गई। अब 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इस वजह से इसको कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप 0 से 1 भी, 0 से इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन बस ये होगा कि उस एग्जैक्ट उस वैल्यू पे जो है वो तकरीबन वो बराबर ही होंगे, और फिर उससे आगे वाली पे भी बराबर हो जाएंगे, यानी 0 पे भी बराबर, फिर 1 पे भी जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो इसको इस चीज़ से बचने के लिए 1 पे, क्योंकि ई की पावर 0 वो भी 1 होगी, और यानी कि ये भी ई की पावर 0 पे, यानी जब एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। फिर ई की पावर 1 रखेंगे तो ई की पावर 1 रखने से ये क्या आएगा, ये ई की पावर -1 आएगा, ये भी ई की पावर -1 आएगा, यानी दो मरतबा ये इक्वल हो जाएगा। तो वो एक ही मरतबा इक्वल करने के लिए हमने इस तरह से 1 से इन्फिनिटी, यानी कि इसको 1 में ब्रेक कर दिया। दूसरा ये फंक्शन हमें खुद से लाना होगा। अभी आपको खुद से सोचना होगा कि जो इस तरह की ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे किसी एक्स की किसी भी एक वैल्यू, जैसे 1 है तो 1 से बड़ी सारी, 1 के बराबर और 1 से बड़ी सारी वैल्यूज़ के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है अगर आप इसे देखें। ठीक है। यानी कि अगर आप 1 रखेंगे तो 1 पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 1 से बड़ी जो भी वैल्यू होगी तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा हमेशा। इस पे 2 रख लें तो ई की पावर -2, और ये हो जाएगा ई की पावर -4। ये 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ई की पावर -4। तो ई की पावर -2 जो है वो बड़ा होगा, ई की पावर -4 जो है वो छोटा होगा। तो इस तरह से जो है वो आप इनकी वैल्यूज जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये ई की पावर -x निकाला। अब हमें पता है कि ये वाला फंक्शन जो है ये बड़ा है, तो अगर हमें बड़े फंक्शन का को इंटीग्रेट करते हैं, एक और क्वेश्चन आया
अच्छा चलें ठीक है, स्टूडेंट को समझ में आ गया। अच्छा अब ये जो बड़ा फंक्शन है, अब बड़े फंक्शन को हम इंटीग्रेट यानी कि इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल निकालेंगे। तो बड़ा फंक्शन अगर हमारे पास क्या आ जाए, कन्वर्जेंट आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कि छोटा फंक्शन भी कन्वर्जेंट आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है जो एक्चुअली यहाँ था ये, तो ये कन्वर्ज करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पता चल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इंटीग्रल निकालना है किसका, हमें इंटीग्रल निकालना है 1 से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स का। तो हमने इसके लिए लिखा लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल ई की पावर माइनस एक्स, अच्छा लिमिट फ्रॉम 1 टू टी हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट t approaches to plus infinity e to the power minus x divided by minus 1 लिमिट फ्रॉम 1 टू t। इसे सॉल्व कर लीजिए, लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और ये अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस 1 ओवर e टू द पावर t, फिर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर e टू द पावर 1, यानी कि बस। अब व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास ही 1 ओवर e आ गया, और 1 ओवर e आने से ये पता चल रहा है कि ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। अगर ये बड़ा वाला कन्वर्जेंट है, बड़े फंक्शन का इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, तो देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर dx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये भी जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल बाजुकात हमसे गलती भी तो हो जाती है, हम ये निकालते ई की पावर माइनस एक्स या कोई ऐसा फंक्शन ले लेते और उसका इंटीग्रल निकालते, और वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो इन्फिनिटी आ जाता है, यानी डाइवर्जेंट। तो फिर उससे तो नहीं पता चलता कि ये भी डाइवर्ज करेगा, क्योंकि बड़ा वाला अगर डाइवर्ज कर रहा हो तो नहीं पता चलेगा कि छोटा वाला डाइवर्ज कर रहा है नहीं कर रहा। तो फिर हम उससे फिर कोई छोटा फंक्शन ले लेते और उसको देखते कि वो डाइवर्ज कर रहा है, तो अगर वो डाइवर्ज कर रहा होता तो ये भी डाइवर्ज करता। लेकिन क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो इस वजह से ये इसी तरह से कन्वर्जेंट आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप ई की पावर माइनस एक्स लें, आप कोई से भी फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन गाइडलाइंस वही हैं जो हमारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए। ठीक है, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं उसे, फंक्शंस जो है वो ले सकते हैं। तो ये कंपैरिजन टेस्ट के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, आपको इसके लिए आपकी कर्व स्केचिंग थोड़ी सी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपको ज़रा आइडिया होना चाहिए कि कर्व जो है वो किस तरीके से बन रहा है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका कर्व जो है ई की पावर, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, ठीक है, लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ये अगर आपने लिमिट बता दी डी एक्स, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। लेकिन आप इसको स्केच करके ही आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो है वो ये होता है जब एक्स ज़ीरो हो तो ये 1 होता है, और फिर उसके बाद ये इधर इन्फिनिटी जा रहा होता है, और
कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से है? अच्छा, वॉन्ट वी गेट दी एग्जैक्ट वैल्यू फॉर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर? नहीं भाई, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं निकाल सकते इस तरह से। उसके लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस यूज़ करते हैं। ये इस तरह से जो है वो नहीं निकाली जा सकती एनालिटिकली, जैसे हम जो एंटी डेरिवेटिव की टेक्निक जो हमने पढ़ी है उसके थ्रू इसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब ये देखें कि माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो है, तो ये एरिया हमारे पास होगा। तो ये आपको नज़र ही आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस की एसिम्प्टोट है, और ये जो एरिया है, अगर ये होता ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तो इस तरफ ये डाइवर्ज हो रहा होता, लेकिन इधर क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो पे ये फंक्शन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, तो ये कन्वर्ज करेगा। इसकी लिमिट देखें, हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखें कैसे होगा। हम इसको लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम t टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स डी, टी टू ज़ीरो होगा ना, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स लिमिट फ्रॉम t टू ज़ीरो। तो अब ये हो जाएगा ई टू द पावर ज़ीरो माइनस ई टू द पावर t, और लिमिट तो लिखा ही नहीं मैंने, चलिए यहाँ लिख देते हैं, जगह इतनी है। लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर ज़ीरो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ई की व्हेन t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ज़ीरो यानी कि 1, तो एरिया 1 आ गया। तो इसका एरिया 1 आ रहा है। लेकिन अब आप खुद देखें कि यही वाला जो इंटीग्रल है, यानी यही फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, लेकिन लिमिट 0 टू प्लस इन्फिनिटी कर देंगे आप, तो ये डाइवर्ज करेगा। लिमिट टी अप्रोचेस, इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं इसी तरह से, लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू टी ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब देखें ये राइट वाला एरिया, और ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि डाइवर्ज करेगा। तो लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर x लिमिट फ्रॉम 0 टू t। तो अब ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये जाएगा e टू द पावर t माइनस ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 जो है 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा e टू द पावर इन्फिनिटी, सॉरी e टू द पावर t माइनस 1। अब यहाँ पे जब आप लिमिट लगाएंगे तो व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e टू द पावर t e टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, तो ये एरिया हमारे पास जो है इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि डाइवर्ज कर रहा है। तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, तो वही फंक्शन है दूसरी लिमिट के लिए डाइवर्ज करेगा, और ये आप इंटीग्रेट किए बगैर आप जो है वो ऐसे ही जो है वो, अगर आपको स्केच पता हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, लॉग एक्स का मैंने एक अभी ऊपर ग्राफ जो है वो बनाया था, तो ये लॉग एक्स है, ठीक है, y इक्वल्स लॉग एक्स, यानी ये जो है x वैल्यू जो है वो 1 है, तो x की वैल्यू 1 पे ये 0 आता है, और ये इस तरह से जाता है। ठीक है, कोई सी दो फाइनाइट वैल्यू के दरमियान ज़ाहिर फाइनाइट वैल्यू निकलेगी। क्वेश्चन मेरा ये है, चलें, और ये 0 पे होता है माइनस इन्फिनिटी। अब अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं या -2 पुट करते हैं, जैसे मैंने कहा था, तो ये फॉर एग्जांपल -2 पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू -2 पे log -2 क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? जी,
मेरे ख्याल से ये तो किसी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई चैट में भी नहीं लिख रहा। अच्छा चलें। तो देखिए बात ये है कि नेगेटिव वैल्यूज़ पे लॉग जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि रियल वैल्यूज़ में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि लॉग -2 या लॉग -1, ये सारी जो वैल्यूज़ होती हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि हम रियल वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, यानी कि रियल नंबर सिस्टम में रियल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते। ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ देते हैं, और अगर आप देखना चाह रहे हैं ये कि कैसे निकाला जाता है नेगेटिव वैल्यूज़ का, तो आप मेरे चैनल पे ये वीडियो इसकी log -1 की बनी हुई है, तो वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है वो बकिया निकाल सकते हैं। तो आज हम इसको इतना ही रखते हैं, कल इस नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मेरा ख्याल है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पर आज की क्लास ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको आगे करेंगे। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी, ये कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया है चैट में। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।